नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में कौन सा शहर शामिल हुआ? हमारे भारत का 9वां शहर लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया साथियों। लखनऊ हमारा सी उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 4 चूहों के साथ सबसे युवा एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष मिशन पर किस देश ने भेजने की घोषणा की? उत्तर ए चीन। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, देश का वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का कार्यभार संभाला? उत्तर होगा राजकुमार अरोड़ा जी ने। चौथा प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा केरल के कोच्चि में। उत्तर ए। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, पीएम मोदी ने किस राज्य की विधानसभा का उद्घाटन किया? उत्तर होगा बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर 1 नवंबर 2025 को विधानसभा का नया भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। छठा प्रश्न पूछा गया था, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर जीता? उत्तर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हमारी भारतीय महिला टीम ने हराया था आईसीसी वर्ल्ड कप में। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? उत्तर होगा 48। बी हमारा उत्तर था। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? उत्तर सी इलम पर्थी ए आर। नौवां प्रश्न पूछा गया था, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कौन बना? उत्तर मद्रास हाईकोर्ट। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी अभियान लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा, चारों शब्द महत्वपूर्ण है। बी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा मंगलयान। मंगलयान हमारे देश में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था 5 नवंबर सन 2013 को। पूरा डिटेल देखिएगा साथियों। भारत का प्रथम मंगलयान अभियान था जो इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया जाता है और पहुंचता कब है? तो अगले साल 24 सितंबर 2014 को। देखिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, भविष्य में कई वर्षों तक यह परीक्षा में पूछा जाएगा। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च होता है और अगले साल 2014 में 24 सितंबर को पहुंच जाता है मंगल की कक्षा में मंगल पर। मंगल पर पहुंचने वाला हमारा भारत चौथा देश बन जाता है। 3 और कौन थे? रूस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। ये 3 पूर्व में मंगल ग्रह पर जा चुके हैं। कौन सा लॉन्च व्हीकल या रॉकेट यूज किया गया था इसके लिए? तो PSLV एक्सल C-25। PSLV एक्सल C-25 कहां से लॉन्च किया गया था? तो उत्तर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था साथियों। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। पुलिकट पुलिकट झील है, पुलिकट झील उसी पर ये द्वीप है श्रीहरिकोटा। ये फर्स्ट लॉन्चिंग पैड है हमारे भारत का। सेकेंड लॉन्चिंग पैड याद रखिएगा थूथुकुडी या कुलशेखर पट्टनम। थूथुकुडी थूथुकुडी या कुलशेखर पट्टनम। कुलशेखर पट्टनम ये हमारे भारत का दूसरा इसरो का लॉन्च पैड है जहां से रॉकेट या कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। ये करंट अफेयर का बात है साथियों। तीसरा भी घोषणा कर दिया गया कि श्रीहरिकोटा में ही तीसरा लॉन्च पैड इसरो का स्थापित होगा। इस प्रकार 3 हो जाएंगे हमारे। एकमात्र जो अभी है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, वहीं से मंगलयान, चंद्रयान ये सब लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा। अंतिम संपर्क इससे कब हुआ था साथियों? 2013 में लॉन्च हुआ, 14 में पहुंच गया। अंतिम संपर्क 3 वर्ष पूर्व हुआ था 2022 में। उसके बाद से संपर्क टूट गया हमारे मंगलयान से। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था? याद रखिएगा 2008 में चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ। चंद्रयान द्वितीय कब लॉन्च हुआ? तो उसके 11 साल बाद यानी 2019 में चंद्रयान द्वितीय लॉन्च हुआ और 2 वर्ष पूर्व चंद्रयान तृतीय लॉन्च हुआ साथियों 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है और कब पहुंचता है? तो 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचता है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हमारा भारत पहला देश बन जाता है। इसी दिन साथियों, इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत भी कर दी गई। हमारे देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आप उत्तर करेंगे 23 अगस्त को। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा गया है। पहला कथन है साथियों, पहला कथन है भारत का सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई बना। मदुरई शीर्ष पर है अस्वच्छ में। सही बात है साथियों।
और सेकंड पर लुधियाना है पंजाब का, याद रखे रहेंगे। मदुरई साथियों वैंगई नदी के तट पर, ये भी बात याद रख रहेगा, वैंगई नदी के तट पर। और मदुरई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में। और तीसरा प्रश्न, मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है हमारे भारत में? तो मदुरई में। ये मदुरई से 3 प्रश्न आपको याद रखना है स्ट्रेटेजी के का, कि मदुरई किस नदी किनारे बन गई, मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। और करंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत का सबसे अस्वच्छ शहर मदुरई बन गया है। सही है। दूसरा विकल्प दिया है, दिल्ली 10वां सबसे स्वच्छ शहर बना है। ये भी सही है साथियों, ये सही है, ये सही है। दिल्ली हमारे भारत का 10वां सबसे अस्वच्छ शहर बना है। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई क्रमशः शीर्ष स्थान वाले हैं। सही बात है। इंदौर सबसे स्वच्छ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सूरत और 3 नंबर पे नवी मुंबई शीर्ष स्थान वाले हैं क्रमशः। चौथा दिया हुआ यानी सी भी सही है। डी विकल्प दिया है, जारीकर्ता स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, ये बात सही है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता साथियों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आवास व शहरी आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में मंत्री अगर पूछे आपसे तो आप उत्तर करेंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर आवास शहरी कार्य मंत्री है। मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। उत्तर देखिएगा इस प्रश्न का, उत्तर हमारा होगा डी, जारीकर्ता स्वच्छ भारत मिशन है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ये आता है साथियों आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरा प्रश्न पूछा गया, केन विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और पूर्व कप्तान भी रहे हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। इन्होंने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा की है, सिर्फ टी20 से। याद रखिएगा, टी20 संन्यास, ये वनडे और टेस्ट मैच अभी खेलेंगे। टी20 अंतरराष्ट्रीय से इन्होंने संन्यास ले लिया। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का स्ट्रेटेजी क्या रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की मुद्रा साथियों डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा है डॉलर और न्यूजीलैंड में कूक जल संधि है, ये भी याद रखना आपको। और प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। यहाँ कूक जल संधि लिखा हुआ है, इसके बारे में हमको बता दें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप, इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, इसको बोस जल संधि कहते हैं। बोस जल संधि, बोस जल संधि है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देश है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में 2 द्वीपों वाला देश है, इसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन। यहाँ उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इसके मध्य में जल संधि है, इसको कहते हैं कुक जल संधि। तो कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में है। और ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि और ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप के मध्य में बोस जल संधि है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया? उत्तर होगा ए, चीन ने। चीन देश ने अभी हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण आविष्कार कर दिया है। उसने थोरियम से यूरेनियम ईंधन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस खोज लिया है। थोरियम से यूरेनियम में देखिएगा क्या होता है। मोल्टिंग सॉल्ट रिएक्टर है। मोल्टिंग सॉल्ट रिएक्टर जिसे हिंदी में पिघला नमकीन रिएक्टर कहते हैं, इसी में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग होता है और वो थोरियम उसको यूरेनियम में बदला जाता है। मल्टिंग साल्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम प्रयोग होता है और यूरेनियम में वो बदलता है। यह जो रिएक्टर होता है मल्टिंग साल्ट रिएक्टर, यह चौथी पीढ़ी का 4th जनरेशन का रिएक्टर होता है, जिसमें माल्टिंग साल्ट शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो माल्टिंग साल्ट होता है यह इस रिएक्टर में, चौथी पीढ़ी के रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात कीजिए थोरियम का, तो थोरियम साथियों, थोरियम प्राप्त होता है हमारे भारत में केरल, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। केरल में मोनोजाइट बालू होता है, केरल में मोनोजाइट बालू प्राप्त होता है और उसी से थोरियम निकाला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है थोरियम का अयस्क क्या है, तो मोनोजाइट बालू। मोनोजाइट बालू भारत में कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? केरल में। केरल मोनोजाइट बालू, और मोनोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त होता है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर को हिंदी में परमाणु भट्टी कहा जाता है। इसका आविष्कार किया था एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्टी का आविष्कार किया था। इसमें मुख्य ईंधन क्या होता है? यूरेनियम 235। और शीतलक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग होता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का। भारी जल जिसके आविष्कारक हैं यूरे और बास्वर्न। D2O, D2O को कहा जाता है साथियों भारी जल। भारी जल D2O को कहा जाता है। डी मतलब साथी हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम है।
ड्यूटीरियम। अभी पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम और दूसरा ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और तीसरा ट्राइटियम, ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 और 1H3। इन तीनों के साथ परमाणु क्रमांक समान है, 1 1 1, और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, 1 2 3। इस प्रकार ये तीनों जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो यही जो ड्यूटीरियम है यही ऑक्सीजन से मिलकर के D2O यानी भारी जल बनता है। इस भारी जल का आविष्कार किया था, इस भारी जल का आविष्कार यूरे और वाशबर्न ने किया था। यही भारी जल साथियों, या फिर भारी जल या ग्रेफाइट, इन दोनों का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में करते हैं। दूसरी बात, नियंत्रक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ का, कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किया जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उत्तर होगा बी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना साथियों हमारे भारत की और पूरे विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। चर्चा में इस कारण रही है कि 42 करोड़ 42 करोड़ प्लस यहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड हमारे देश में जारी हो गए हैं। इस योजना के बारे में देखा जाए तो 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है, 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू होता है योजना आयुष्मान भारत। लेकिन ये आयुष्मान भारत का पूरा नाम साथियों कुछ और है, अभी देखा जाएगा। 5 लाख प्रति परिवार इलाज के लिए 5 लाख रुपया प्रति परिवार 1 वर्ष में दिया जाता है इस योजना के तहत। और निजी या सरकारी दोनों अस्पताल जो सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, उनमें इलाज कराया जा सकता है। इस योजना का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री PM और GJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसे ही साथियों आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, नोडल एजेंसी कौन है आयुष्मान भारत का, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA जो है नोडल एजेंसी होता है, इसका कंट्रोल करने वाली रेगुलेटरी बॉडी है इसकी। अच्छा, एक बार समराइज कर देते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना झारखंड के रांची से शुरू होता है, जिसमें एक साल में प्रति परिवार 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है इलाज करने के लिए, जिसमें निजी या सरकारी किसी अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है, बस वो लिस्टेड होना चाहिए। कहाँ पर, तो नोडल एजेंसी NHA में वो हॉस्पिटल लिस्टेड होना चाहिए। छठा प्रश्न पूछा गया है, चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया। उत्तर होगा नोरादेही अभयारण्य। नोरादेही अभयारण्य साथियों, नोरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। इसी को अभी हाल ही में चीतों का तीसरा घर डिक्लेयर किया गया, तीसरा घर। तो पहला दूसरा कौन है, तो पहला हो जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, दूसरा गांधी अभयारण्य मध्य प्रदेश और तीसरा नोरादेई मध्य प्रदेश। चीता साथियों हमारे देश से विलुप्त हो गए थे, चीता का पुनर्वास करने के लिए चीता को हमारे देश में, ये चीता का तस्वीर नहीं है, गलती से बाघ का तस्वीर लग गया है। चीता चीता का पुनर्वास और चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता भी शुरू हुआ। और भी चीता से संबंधित डाटा फैक्ट याद रखिएगा। 1952 ईस्वी में चीता को हमारे भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया, यानी 1952 के बाद चीता हमारे भारत में नहीं देखने को मिला। चीता के पुनर्वास के लिए 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता शुरू होता है। प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ, 17 सितंबर 2022 को। नौरादेही अभयारण्य नर्मदा नदी घाटी के किनारे है, जो तीसरा चीता का घर बना है। यहाँ पर साथियों नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, वहां से चीतों को ला करके और आश्रय प्रदान किया जाएगा। अच्छा, चीता चीता बाघ और शेर, इन तीनों शब्दों में साथियों हमारे हिंदी भाषी उत्तर भारत के बच्चे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, क्या होता है ये, तो देखिएगा ये लॉयन है शेर, और बाघ जो है वो टाइगर होता है, टाइगर। और चीता साथियों पैंथर होता है, पैंथर चीता होता है। इसके अलावा एक लिपोड भी होता है साथियों, लिपोड, तेंदुआ, तेंदुआ तेंदुआ को लिपोड कहा जाता है साथियों। ये सब अलग अलग हैं। लायन शेर जो बाल वाला बब्बर शेर होता है, बाल होता है उसका, दाढ़ी होता है, उसको शेर कहते हैं। और बाघ की तस्वीर ये आपको जो दिखा है, ये बाघ की तस्वीर है साथियों, बाघ की तस्वीर है। और चीता जो होता है वो अपनी फुर्ती के कारण प्रसिद्ध है, बहुत तेज दौड़ता है, जो 1952 में विलुप्त हुआ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इससे भी छोटा साथियों तेंदुआ। सातवां प्रश्न पूछा गया है, देश का 94वां रामसर स्थल घोषित हुआ। उत्तर होगा, उत्तर हमारा सी, गोगा बिल। गोगा बिल बिहार में से साथियों, बिहार का छठा
रामसर स्थल बना, बिहार का छठा रामसर स्थल बना। इसी वर्ष साथियों ये चौथा बना था और ये पांचवा, दो एक साथ बने थे। हम लोगों ने करंट अफेयर में भी पढ़ा था अपने। उदयपुर झील बिहार और गोकुल जलाशय बिहार चौथा और पांचवा रामसर साइट बना था। यानी कि हमारे भारत का हमारे 92वां और 93वां, हमारे भारत का अगर बात करें तो 92वां और 93वां रामसर साइट बना था। और अभी बिहार का छठा और हमारे भारत का 94वां रामसर स्थल या रामसर साइट घोषित हो गया, गोगा बिल। और भी रामसर से संबंधित फैक्ट्स देखिएगा। गोगा बिल बिहार का छठवां तथा देश का 94वां रामसर स्थल घोषित हुआ। बिहार का चौथा कौन? उदयपुर। बिहार का पांचवा कौन? गोकुल। और यही साथियों 94 बाद हम 92 और 93 कर देंगे तो उदयपुर और गोकुल 92 और 93 हो जाता है। गोगा बिल के बारे में देखिएगा। गोगा बिल जो झील है रामसर साइट घोषित हुआ है। ये बाढ़ जब आता है, बाढ़ के समय जून जुलाई के महीने में गंगा नदी और महानंदा नदी, गंगा और महानंदा नदी दोनों का संगम हो जाता है। मतलब यहाँ पर गंगा नदी बह रही है और यहाँ पर महानंदा नदी बह रही है। यहाँ पर गोगाबिल झील है। तो ये जब बाढ़ आता है तो ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और ये पूरा समुन्द्र जैसा क्षेत्र हो जाता है, पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाता है। याद रखिएगा गोगाबिल गंगा और महानंदा नदी के मध्य में स्थित है। अच्छा, रामसर साइट के बारे में देखिएगा। पहले मैं आपको बता दें, रामसर साथियों, रामसर ईरान का एक शहर है। ईरान का एक शहर है जो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। और 2 फरवरी 1971 ईस्वी को यहाँ पर एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन किससे होता है संबंधित? आर्द्र भूमि से संबंधित। आर्द्र भूमि या नम भूमि, आर्द्र भूमि या नम भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है। इसीलिए इसे आर्द्र भूमि सम्मेलन या इस शहर के नाम पर रामसर सम्मेलन भी कहा जाता है। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। इसमें यह कहा जाता है कोई भी दुनिया भर का आर्द्र क्षेत्र है, नम क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, ताल और झील है, तो उसका संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। अगर उसको संरक्षित नहीं किया जाएगा, तो भविष्य में शुष्क क्षेत्र पड़ जाएगा और शुष्कता के बाद वो हजारों साल की प्रक्रिया के बाद मरुस्थल में बदल जाएगा, बंजर हो जाएगा भूमि। तो बंजर न हो और नम भूमि रहे, इसी के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को रामसर में सम्मेलन होता है। ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन उसे कहते हैं। साथियों 1982 में 1 फरवरी 1982 को हमारा भारत इस पर हस्ताक्षर कर देता है। रामसर कन्वेंशन पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 1 फरवरी 1982 को। और 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन होता है। 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन होता है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है या आर्द्र भूमि दिवस। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगर पूछा जाए भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो हमारे भारत में साथियों, हमारे भारत में वर्तमान में 94 रामसर स्थल हो गए, ये 94वां है। और बिहार में कितना हो गया? तो बिहार में ये 6 हो गया साथियों, ये छठा बिहार का तो है। अगर यूपी में पूछा जाए, यूपी में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हो गए। याद रखिएगा यूपी में रामसर स्थल 10 है। और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके में है सबसे ज्यादा रामसर साइट। और दूसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट मैक्सिको में है। और तीसरे नंबर पर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे भारत में है। तीसरा सबसे ज्यादा रामसर साइट 94 रामसर साइट हमारे भारत में है। कुछ और बातें, रामसर साइट जो है साथियों, ये भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? अगर पूछा जाए भारत का पहला रामसर साइट कौन है, तो भारत का पहला रामसर साइट 1981 में 2 को डिक्लेयर किया गया था। एक चिल्का झील जो उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा। और दूसरा साथियों केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान, केवलादेव राजस्थान और चिल्का झील उड़ीसा को 1981 में पहला रामसर स्थल भारत का डिक्लेयर किया गया। और अब जो है 94 रामसर स्थल हो गए। एक एक फैक्ट याद रखिएगा, परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया? उत्तर होगा बी, सोनम। सी होगा साथियों सोनम वांगचुक, सोनम कपूर है, सोनम वांगचुक उत्तर होगा। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। तस्वीर सामने देख रहे हैं आप। काफी समय से ये आंदोलन कर रहे हैं साथियों। आंदोलन किस लिए ये कर रहे हैं तो देखिएगा, आंदोलन ये लद्दाख को पृथक राज्य का दर्जा देने के लिए, अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए, अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। इससे पूर्व इन्होंने लद्दाख में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्या कार्य किया है? इन्होंने लद्दाख में ग्लेशियर को संरक्षित करने का प्रयास किया।
ग्लेशियर को संरक्षित करने का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किया। बहुत प्रसिद्ध नाम है सोनम वांगचुक। इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, फुनसुक वांगचुक वाला। साथियों आमिर खान का थ्री इडियट मूवी है, उसमें कैरेक्टर सोनम वांगचुक की है। अभी चर्चा में न्यूज में हमारे भारत में इस नाते आए साथियों, ये जो है आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करने के दौरान इनके ऊपर इन्हें एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए एक्ट जो 1980 में बनता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जिसे रासुका भी कहते हैं, रासुका भी कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, इसी के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कारण क्या होता है कि यह लद्दाख को पृथक राज्य का दर्जा और अनुसूची 6 में जोड़ने के लिए कहते हैं, और साथ ही साथ यह स्वायत्तता भी मांगते हैं। स्वायत्तता, ये 3 शब्द याद रखिएगा। स्वायत्तता, अनुसूची 6 में जोड़ा जाना और लद्दाख को पृथक राज्य, केंद्र शासित राज्य से पृथक राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा देने, 3 डिमांड इनकी थी। उसी बीच सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है एनएसए एक्ट के तहत। एनएसए क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा। ये निवारक कानून होता है साथियों। अगर किसी व्यक्ति से ये खतरा रहता है कि भविष्य में उनके वजह से जन आंदोलन हो सकता है, भविष्य में उनकी वजह से राष्ट्र को खतरा हो सकता है, तो उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही रासुका कानून है साथियों। लेकिन ये सब तो सिर्फ चर्चा की बात है। ये पुरस्कार, ये जो नॉमिनेशन हुआ है टाइम पत्रिका में, ये किस कारण हुआ है? ये जो हुआ है साथियों, ये जो हमने बात किया यहाँ ग्लेशियर को संरक्षण, लद्दाख में इन्होंने कई ग्लेशियर को पिघलने से बचाया। जलवायु परिवर्तन का जो असर था उसको कम करने का प्रयास किया। इस नाते इनको जलवायु परिवर्तन के नेताओं में शामिल किया गया। 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने। उत्तर होगा संजय गर्ग। 22 मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, इसका स्थापना 1947 में होता है, लेकिन पहले इसे भारतीय मानक संस्था कहा जाता था। अब भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाता है। 1987 में ये वर्तमान नाम आता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ये नाम 1987 में आता है। 40 साल बाद, 1947 में गठन, 1987 में 40 साल बाद भारतीय मानक ब्यूरो नाम आता है। पुराना नाम भारतीय मानक संस्थान था। अच्छा, 2016 में साथियों, 2016 में संशोधित एक कानून आता है जो इसका स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? पूर्व में जो 1986 का एक्ट था, 1986 का जो भारतीय मानक संस्थान जो पुराना चल रहा था, उसको बदल करके 2016 में भारतीय मानक ब्यूरो का कानून आता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गुणवत्ता मूलक उत्पाद को मान्यता देना, उसको क्वालिटी प्रोडक्ट डिक्लेयर करना, क्वालिटी प्रोडक्ट डिक्लेयर करना बीआईएस का उद्देश्य होता है। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया? उत्तर हमारा होगा ए, स्पेन में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स देखा गया है। इबेरियन या आइबेरियन दोनों एक ही बात है साथियों। आइबेरिया प्रायद्वीप आप याद करिए, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे यूरोप को, तो आइबेरिया प्रायद्वीप और स्पेन और पुर्तगाल देश है। स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया द्वीप पर है, तो वहीं से ये नाम पड़ता है आइबेरियन लिंक्स। लिंक्स मतलब होता है सफेद बिल्ली। सफेद बिल्ली, ये साथियों ये लोमड़ी और बिल्ली के मध्य श्रेणी का है। ये तस्वीर आपको सामने दिख रही है। स्पेन में अभी यह दुर्लभ तस्वीर ली गई है। किसके द्वारा? तो स्पेन के एक फोटोग्राफर है, स्पेन के फोटोग्राफर के द्वारा इसकी तस्वीर ली गई है। यह एक दुर्लभ सफेद बिल्ली है जो विलुप्त घोषित थी। कहाँ देखी गई? स्पेन। तो स्पेन का स्ट्रेटेजी के, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और मैड्रिड पठार पर मैड्रिड स्थित है, आइबेरिया द्वीप पर स्थित है। स्पेन के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज हैं। पेड्रो सांचेज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ की मुद्रा है साथी यूरो। और एक बात और, स्पेन और मोरक्को, स्पेन और मोरक्को स्पेन और मोरक्को के मध्य में एक बड़ा महत्वपूर्ण जल संधि है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि ये जोड़ता है साथियों भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के जल को जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि साथियों, इसको भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। स्पेन हालांकि साथियों यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। तो ये था साथियों आज का करंट अफेयर, आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा इसका क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, उन सभी का वेलकम। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साथी अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किए हैं, वीडियो को 3 बार हाइप कर दीजिए। हमारा सप्ताह शुरुआत हुआ है, अपने पसंदीदा वीडियो को हाइप किया जाता है, तो 3 बार हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।